दोस्तों आज पेश है नागिन का बेटा। ये कौन चित्र है दोस्तों। रावनगर का राजा जयवर्धन मरणावस्था अवस्था में शैया पर पड़ा था। जब उसके बचने के कोई आसार न रहे तो उसके राजगुरु ने कर्तव्य को अपने पास बुलाया। राजगुरु, मेरा जीवन दीप बुझने वाला है, अब मैं बचूंगा नहीं, लेकिन मरने से पहले मेरा हृदय एक बात के विषय में सोच कर बुरी तरह भटकता रहा है। आप इस प्रकार विचलित न होइए महाराज, आज्ञा कीजिए, आपकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है। राजगुरु, मैं युवराज कपिल वर्मन के प्रति चिंतित हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के पश्चात आप कपिल वर्मन को राजगद्दी पर बैठाकर उसकी रक्षा और राज्य व्यवस्था को सुचारू भाव अपने कंधों पर ले लें। महाराज, इस विषय में चिंतित होने की क्या आवश्यकता है, वैसे ही होगा जैसा आप चाहते हैं। बस राजगुरु, यह कहकर आपने मेरी सारी चिंताएं दूर कर दिया, मैं आराम से मर सकूंगा। राजगुरु कीर्ति के और राजा जयवर्धन की वार्तालाप सुनकर सैया के पास बैठी हुई पद्मा तन बदन में आग सी लग गई। मेरे पुत्र अक्षय वर्मन के होते हुए कपिल वर्मन को मैं राजनगर का राजा कदापि नहीं बनने दूंगी। राजनगर की राजगद्दी पर कदापि वर्ण का नहीं बल्कि अपितु अक्षय वर्मन का अधिकार है। लेकिन अपने मन में उभारों को मन में दबाकर वह मुख पर दीनता के भाव राजा जयवर्धन से बोली, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है और अक्षय वर्मन को आप किस के भरोसे छोड़कर जा रही हैं। रानी पद्मावती, तुम तो राज की रानी हो, हमारे बाद तुम राजनगर की राजमाता ही रहोगी और अक्षय वर्मन राजनगर के राजा कीर्तिवर्मन का छोटा भाई है। हमारे बाद प्रत्येक आदेश का पालन राजनगर के प्रत्येक नागरिक व मंत्री करेगा। पद्मा को इतना ही जयवर्धन राजगुरु ने पुनः कहा, राजगुरु, आप किसी एक विनती और है, हमारे बाद रानी पद्मा की हर इच्छा को पूरी करने की चेष्टा करना। महाराज, यह कोई कहने की बात है। रानी पद्मा बेशक उम्र में मुझसे बहुत छोटी हैं, इसके मुझे पद का सम्मान अनुसार सम्मान देता आया हूँ। तभी ऐश्वर्य जयवर्धन का शरीर धनुष की बाण की तरह तन गया, उसके पैर ठंडे पड़ गए। तत्काल ही अगले ही पल जयवर्धन निर्जीव शरीर सैया पर लुढ़क गया। आज राजनगर के घराने पर एक और स्तंभ ढह गया। मेरी बूढ़ी आंखें अब और न जाने राजनगर के घराने में कितने सदस्यों की मौत की गोद में जाते देखती होगी। राजकीय परंपरानुसार जयवर्धन का अंतिम संस्कार किया गया। जब विधि के अनुसार राजा जयवर्धन की मृत्यु के सारे संस्कार संपन्न हो गए तो एक दिन रानी पद्मा राजगुरु कीर्तिक को अपने कक्ष में बुलाया। राजगुरु, महाराज की मृत्यु के पश्चात रावनगर का राज सिंहासन खाली पड़ा। मैं चाहती हूँ कि राजभिषेक समारोह में पहले एक माह में होने वाले मेवत संस्कृत नृत्य कार्यक्रम के पश्चात राज सिंहासन का असली उत्तराधिकारी राज सिंहासन पर सौंप दिया जाए। आप ठीक कह रही हैं रानी पद्मा, ऐसा ही होगा। राजगुरु, एक बात और सुन लो, राज सिंहासन पर युवराज कपिल वर्मन नहीं अपितु राजकुमार अक्षय वर्मन का अधिकार है। यह आप क्या कह रही हैं रानी पद्मा? मैं ठीक कह रही हूँ राजगुरु, मैं चाहती हूँ कि हमारा बेटा अक्षय वर्मन ही रावनगर का राज सिंहासन पर बैठे। यह कैसे हो सकता है राजकुमार? अक्षय वर्मन तो केवल 2 वर्ष का है। राजकुमार अक्षय वर्मन जब वयस्क होगा तब रावनगर का राज सिंहासन आप संरक्षण में चलेगा। तत्पश्चात अक्षय वर्मन युवा हो जाएगा, तब तक आप राज को उसे सौंप देना। रानी पद्मा, मुझे आपकी यह बातें कुछ ठीक नहीं लग रही। बड़े भाई के होते हुए भला छोटे भाई को राजगद्दी कैसे बैठ सकता है? मेरे पास इसका उपाय है राजगुरु। कौन सा उपाय? यही कि आज रात युवराज कपिल वर्मन को मौत के घाट उतार दें। रानी जी, ये क्या कह रही हैं आप? यह ठीक रहेगा राजगुरु। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। युवराज न रहने पर बड़ी आसानी से अक्षय वर्मन को रावनगर का राजपाट सौंपा जा सकता है।
यह मुझसे नहीं हो सकेगा पद्मा। जिन हाथों में युवराज कपिल वर्मन को अपनी गोद में बिठाया है, वे हाथ उसको कैसे मार सकते हैं? राजगुरु, यह मेरा आदेश है, यह मानना होगा। क्या आप यह याद नहीं, मरने से पहले महाराज ने आपसे कहा था मेरी हर इच्छा को पूरी करनी है? क्या आप क्या चाहते हैं आप? महाराज की इच्छा के कारण अंतिम इच्छा अधूरी रह जाए। मेरा आदेश न मानकर आप स्वर्गीय महाराज की आत्मा को बहुत कष्ट देंगे। इस विषय में कुछ सोचा आपने? ओ, आपने यह कैसी दुविधा में डाल दिया रानी जी। राजगुरु सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर रानी पद्मा से कहा, ठीक है रानी जी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। आज रात युवराज कपिल वर्मन को मार दूंगा। राजगुरु, मुझे खुशी है आपने मेरा अनुरोध मान लिया। रानी जी, आप निश्चित हो रहिएगा, राजनगर की राजगद्दी पर युवराज कपिल वर्मन के स्थान पर राजकुमार अक्षय वर्मन ही बैठेंगे। फिर जब वे रानी पद्मा के कक्ष से बाहर निकले तो उनका मन बुरी तरह खिन्न था। आज अगर युवराज कपिल वर्मन की सगी माँ रानी चारू जीवित होती तो पद्मा कपिल वर्मन के प्रति ऐसा पूर्व विचार मन में न लाती। किसी ने सच ही कहा है, सौतेली माँ आखिर सौतेली ही होती है। इधर रानी पद्मा सोच रही थी, हमने शतरंज के पासे में फेंक दिए हैं, भगवान ने चाहा तो सारे पासे मेरे हक में ही पड़ेंगे। उधर रात्रि होने पर राजगुरु कार्तिवर्मन महल में सोच रहे थे, मैंने रानी पद्मा को कह तो दिया है मैं युवराज कपिल वर्मन को रात रात मार दूंगा, लेकिन क्या यह सच है? यह जनन कार्य कर सकूंगा? कदापि नहीं। उसके मस्तक में पसीना छलक आया। मैं युवराज कपिल वर्मन को नहीं मारूंगा और सुबह होते रानी पद्मा के पास जाकर उसे समझा दूंगा कि युवराज कपिल वर्मन को मौत घाट उतारने की जिद छोड़ दे। इस कार्य के लिए मनाने के पश्चात मैं राजकुमार अक्षय वर्मा को राजनगर का नया राजा घोषित कर दूंगा। यह विचार आते ही उसने चैन की सांस ली। हाँ, यही ठीक रहेगा। और सुबह होने पर नन्हे राजकुमार अक्षय वर्मन की आंखें खुली तो रानी पद्मा उसके पास न देखकर वह पुकार उठा, रानी माँ, आप कहाँ हैं? अक्षय वर्मन की पुकार सुनकर कक्ष के द्वार पर दासी दौड़ती हुई कक्ष में आई। क्या बात है राजकुमार, रानी माँ कहाँ है? रानी माँ तो यहीं कक्ष के अंदर होगी। रानी माँ कक्ष में नहीं है। उधर राजगुरु कार्तिकेय की नींद और रानी पद्मा को चारों ओर खोजा गया। रानी पद्मा कहीं नहीं मिली। उधर राजगुरु कार्तिकेय की नींद से जाग उठे। मुझे इसी समय चलकर रानी पद्मा से युवराज कपिल वर्मन के बारे में बात करनी चाहिए। यह सोच वह सैया से उठा और पद्मा के पास जाने के लिए तैयार होने लगा। जब वे तैयार होकर रानी पद्मा के कक्ष के बाहर पहुंचे, क्या बात है दासी, तुम बदहवास सी क्यों खड़ी हो? राजगुरु ने जाने रानी पद्मा जी कहाँ चली गई। राजमहल में चारों तरफ खोजने पर वे नहीं मिली। सुनकर राजगुरु चौंके। इतने सवेरे किसी बिना बताए रानी पद्मा कहाँ जा सकती है? पहले तो कभी वह राजमहल से बाहर नहीं गई। वे उलझन में पड़ गए। धीरे धीरे इसी प्रकार दिन बीत गया। पद्मा का कहीं अता पता नहीं चला। राजगुरु कार्तिकेय ने राज्य के गुप्तचरों को बुलाया और आदेश दिया, राज्य में चारों तरफ फैलकर रानी पद्मा को खोजो। आदेश का पालन पाकर गुप्तचर चले गए। 5 दिन पश्चात राजगुरु हमने रावनगर राज्य के आसपास सभी राज्यों में रानी पद्मा का खोज की। खेद है कि उसके स्थान पर असफलता ही मिली। रानी पद्मा का कोई अता पता नहीं चला। ओह, राजगुरु सोच में पड़ गए। उसकी समस्या कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो ही उसने 2 वर्ष के पुत्र को रावनगर की गद्दी पर बैठाने का सपन देख रही थी, वह स्त्री अपने पुत्र को छोड़कर अचानक इस प्रकार लापता हो जाएगी, यह कुछ समझ में नहीं आई। रानी पद्मा आखिर कहाँ गई? राजगुरु उसी समय युवराज कपिल वर्मन के पास पहुंचे। उसे देखते ही कपिल वर्मन ने पूछा, राजगुरु, रानी माँ का कुछ पता चला? नहीं युवराज, उनका तो कुछ पता नहीं चला।
ओह, रानी माँ हमें छोड़कर न जाने कहाँ चली गई। युवराज, रानी पद्मा के विषय में हम परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी के साथ एक परेशानी और सिर उठाए सामने खड़ी है। वह कौन सी परेशानी राजगुरु? युवराज, वह दूसरी परेशानी यह है कि रामनगर के राज सिंहासन खाली पड़ा है। उसे जल्दी ही उस पर न बैठ उस पर बैठ जाना चाहिए। लेकिन राजगुरु, तब तक रानी माँ का कुछ पता न चल जाए, राज सिंहासन पर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रानी माँ की अनुपस्थिति में यह समारोह हो सकेगा? युवराज, चाहता तो मैं भी यही था, भगवान को शायद यही मंजूर है। रानी माँ की खोज जारी रहेगी। उनके वापस लौटने तक राज सिंहासन खाली रखना खतरे से खाली नहीं। अगर किसी पड़ोसी राज्य ने इस विषय में पता चल गया तो हमारे राज्य पर हमला कर सकता है। मैंने दुखी दुनिया देखी है, मेरी बात मान जाओ। राजगुरु बहुत देर तक युवराज को समझाया। तत्पश्चात, ठीक है राजगुरु, निश्चित ही अनुभवी और रामनगर का भला चाहने वाले हैं, जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। तब एक साधारण समारोह के पश्चात कपिल वर्मन को रावनगर का राज सिंहासन पर आसीन किया। राजा कपिल वर्मन की जय। उसी दिन कपिल वर्मन ने राजगुरु कृत्य के निर्देश किया काज चलाने लगा। उधर नन्ना अक्षय वर्मन महल में ही शिक्षा ग्रहण करने लगा। उसकी शिक्षा देने के लिए राजगुरु ने विशेष ऋषि पराशर को नियुक्त कर दिया था। एक दिन की बात है, राज दरबार में प्रतिहारी ने दरबार में आकर राजा कपिल वर्मन को सूचना दी। महाराज की जय हो। वैशाली राज्य के प्रसिद्ध नर्तकी कृष्णमूर्ति आपकी सेवा में उपस्थित होना चाहते हैं। उसे दरबार में ले आओ। प्रतिहारी। आदेश पाकर प्रतिहारी नर्तकी को लेने चला गया। कुछ देर बाद, महाराज नर्तकी कृष्णमूर्ति का प्रणाम। प्रणाम नर्तकी, कहो हमारे दरबार में कैसे उपस्थित हूँ? महाराज, नर्तकी कार्य में नृत्य करना ही होता है। आपके दरबार में नृत्य करना चाहती हूँ। ओह, यह बात है, तुम्हें दरबार में नृत्य दिखाने का आदेश देते हैं नर्तकी। कपिल वर्मन का आदेश पाकर कृष्णमूर्ति ने अपना नृत्य प्रारंभ किया। वाह वाह, कितना सुंदर नृत्य है। नृत्य के पैरों मानो बिजलियां भरी थी। वह द्रुत गति से नृत्य कर रही थी। कृष्ण वर्मन नृत्य का अपार सौंदर्य देख कपिल वर्मन उस पर मोहित हो उठा। कितनी सुंदर नृत्य की है, निपुण है कृष्णमूर्ति। वह टकटकी बांधे नृत्य कृष्णमूर्ति को देखता रहा। फिर जब कृष्णमूर्ति ने नृत्य समाप्त हुआ, कपिल वर्मन ने इस बात का पता ही नहीं चला, उसका ध्यान टूटा। कृष्णमूर्ति के सामने खड़ी होकर नम्रता से कहा, महाराज मेरा नृत्य कैसा लगा? कृष्णमूर्ति, तुम अच्छा नृत्य करती हो। हाँ, तुम्हारा नृत्य बेहद पसंद आया। कहते हुए कपिल वर्मन ने गले में पड़ी मोतियों की माला उतारी और उसे कृष्णमूर्ति की ओर बढ़ाकर बोला, लो कृष्णमूर्ति, तुम्हारा पुरस्कार। जब कृष्णमूर्ति ने आगे बढ़कर कपिल वर्मन से माला ली तो कपिल वर्मन ने कहा, कृष्णमूर्ति, हम चाहते हैं कि कुछ दिन हमारे अतिथि बनकर हमारे राजकीय अतिथि गृह में रहो। महाराज दासी को इतना मान सम्मान दे रहे हैं तो मेरा परम भाग्य है। आपका आतिथ्य स्वीकार अवश्य करूंगी। कपिल वर्मन के आदेश पर कृष्णमूर्ति राजकीय अतिथि गृह में ठहरा दिया। उस रात कपिल वर्मन अपने शयन कक्ष में लेटा। उसके मन मस्तिष्क में केवल कृष्णमूर्ति की छवि बार बार उभर रही थी। कृष्णमूर्ति, तुमने मुझ पर कैसा जादू कर दिया है, मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं भुला पा रहा हूँ। आधी रात उसे करवट बदलते गुजर गई। एक पल के लिए भी उसकी आंखें न लगी। आखिर आधी रात को राजकीय अतिथि गृह में पहुंचकर उसने कृष्णमूर्ति के बंद सांकल खटखटाई। महाराज, इस समय यहाँ कृष्णमूर्ति को द्वार पर आचार्य अविश्वास से देखती रह गई। महाराज, इस समय आप यहाँ? कृष्णमूर्ति, तुम्हारा अप्सराओं जैसा रूप देखकर रूप पास में बंद कर मुझे इस समय यहाँ खींच लाया। यह कह कपिल वर्मन लपक कर कृष्णमूर्ति को बाहों में भर लिया। तत्पश्चात उसे खींचता हुआ कक्ष में ले गया। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? कृष्णमूर्ति, मैं जो बात इस समय तुमसे कहने आया हूँ एकांत में ही कहने वाली है, इसलिए तुम्हें कक्ष में ले जा रहा हूँ। कुछ देर बाद दोनों कक्ष में आमने सामने थे।
कहिए महाराज, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? वह मैं तुमसे कहने आया हूँ कि आज दरबार में तुम्हारा नृत्य देखकर, उसकी यह दशा देखकर कृष्णमूर्ति अनाथ हंस पड़ी। महाराज बस यही बात कहने आए थे आप, आधी रात को यहाँ पधारे हैं। आदित्य रात, नहीं नहीं कृष्णमूर्ति, यह अनुरोध भी करने आया हूँ। आदेश दे दिए महाराज। कृष्णमूर्ति, भविष्य में तुम किसी राजा के दरबार में नृत्य नहीं करोगी। लेकिन क्यों महाराज? अभी अभी तो आपने मेरे नृत्य की प्रशंसा कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि कभी नृत्य न करूं। कृष्णमूर्ति, हर कोई कला का संदर्भ नहीं होता। तुम्हारा नृत्य देखकर दरबार में जो वाहवाही गूंजी थी, उसे क्या तुम अपनी कला की प्रशंसा समझ बैठी हो? फिर क्या क्या समझूं महाराज? कृष्णमूर्ति, तुम्हारा यह अप्सराओं जैसा रूप, उसकी भेड़िया जैसी भूखी आंखें का शिकार बन गया। जब भी तुम्हारा नृत्य की अपेक्षा तुम्हारे रूप सुंदरी को बुरी नज़र से देखेंगे। लेकिन महाराज, मैं नर्तकी हूँ और नर्तकी का धर्म होता है लोगों के सामने नृत्य करना। कृष्णमूर्ति, कान खोलकर सुन लो। धर्म की आड़ में तुम्हें इस फूल से शरीर को लोगों की गंदी निगाहों के शिकार नहीं बनने दूंगा। तो आप क्या करेंगे महाराज? मैं तुमसे विवाह करने की अपनी रानी बनाऊंगा। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ कृष्णमूर्ति, तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। बोलो, क्या तुम्हें यह स्वीकार है? ओ महाराज, आपने मेरी झोली में अनगिनत खुशियाँ भर डाल दी हैं। तो आओ, मेरी बाहों में आओ, मेरे प्रेम की अपनी सुकृति की मोहर लगा दो। और शर्माती लजाती कृष्णमूर्ति कपिल वर्मन की बाहों में आ गई। तत्पश्चात, महाराज, अब आपको वचन देती हूँ, मैं कभी किसी के सामने नृत्य नहीं करूंगी। इस घटना को अगले दिन पहरेदार ने राजगुरु कार्तिक कैसे कहा, राजगुरु, कल मैंने कृष्णमूर्ति को कक्ष में जाते देखा। क्या? तब वह पहरेदार राजगुरु को कल रात की घटना विस्तार पूर्वक बताई। पहरेदारी से सारी बात जानकर गहरी सोच में पड़ गए राजगुरु। तो कपिल वर्मन नृत्य की कृष्णमूर्ति से विवाह रचाना चाहता है, लेकिन यह कैसे हो सकता है? राजगुरु ने उसी दिन कपिल वर्मन से कहा, राजन, अभी अभी गुप्तचर ने सूचना लाई है कि जीवितगढ़ के राजा नैन सिंह अपनी विशाल सेना के साथ रामनगर पर आक्रमण करने के लिए इधर के लिए कूच कर चुके हैं। तो आज्ञा दीजिए राजगुरु, ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना होगा? राजन, यह देश की आन का सवाल है। तुम सेना के साथ उस दिशा में कूच कर दो, और जिस दिशा में शत्रु सेना हमारे राज्य की ओर बढ़ी चली आ रही है, शत्रु सेना को राज्य की ओर आने से रोको, चाहे जो भी राजा नैन सिंह की धृष्टता का मजा चखाओ। ठीक है राजगुरु, मैं आज ही सेना के साथ प्रस्थान के लिए कूच कर देता हूँ। और पहले मैं कृष्णमूर्ति से मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर राजगुरु के माथे में बल पड़ गए। कौन कृष्णमूर्ति? वही वैशाली में नाचने वाली एक 2 टके की नर्तकी। राजगुरु किसी नारी के बारे में ऐसा अशोभनीय शब्द शोभा नहीं देता। कपिल वर्मन आवेश में भर उठा। तब राजगुरु ने भी आवेश में आ गया और उससे कहा, और हमारा आचरण शोभा देता है महाराज? स्मरण रहे, जब रामनगर के राजा हो, एक नर्तकी के साथ तुम्हारा संबंध सिंहासन के प्रति प्रतिष्ठा और राज्य हित की दृष्टि में उचित न होगा। बस करो राजगुरु, अपनी भावी रानी के बारे में ऐसा कोई अपवित्र असंबोधन नहीं सुनना चाहता। कपिल वर्मन का यह क्या कह रहे हो? कृष्णमूर्ति, भावी रानी एक निष्कृत नर्तकी रामनगर के सिंहासन पर बैठेगी? नहीं, यह कदापि नहीं हो सकता। राजगुरु ने हैरान और परेशान होते हुए कपिल वर्मन की ओर देखा। राजन, यह तुम क्या कह रहे हो? एक नृत्य की
रावनगर की महारानी बनेगी। राजगुरु जैसे कृष्णमूर्ति नर्तकी बनी थी वैसे ही महारानी बन जाएगी। नहीं राजन नहीं, अब अभी युवा हो और समाज और नियम आचरण नहीं जानते। हम धर्म के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? धर्म? कैसा धर्म? क्या यही धर्म है किसी विवश नारी के नृत्य बना दिया जाए तो वह भारतीय संस्कृति है? नारी जैसी पूजनीय वस्तु को शरीर दरबार में लोगों के सामने नृत्य करने को हम लोग तो विवश करते हैं, विरोध करते, पर कहाँ जाता है? यह प्रथा परंपरागत है और प्रियान ये परंपराएं किसने बनाई? हमने ही तो बनाई हैं। हम तोड़ क्यों नहीं सकते? राजन तुम्हारी बात में मैं सहमत हो भी लूँ तो क्या तुमने सोचा है कि लोग की भावनाओं पर ठेस पहुँचाकर तुम अधिक दिनों तक रावनगर की राजगद्दी पर नहीं बैठ सकोगे? अगर तुमने कोई सामाजिक सुधार करना है चाहते हो तो जाकर रणभूमि में राजा नैन सिंह की सेना से लोहा लो। यदि तुम युद्ध में नैन सिंह को मात दे सको तो रावनगर की प्रजा तुम्हें सिरमावती पे बैठा लेगी। तब तुम चाहे पेशक नर्तकी से विवाह कर सकते हो। राजगुरु की बातें कपिल वर्मन को काफी वजन लगा, अतः वह चुपचाप होकर कुछ सोचने लगा और कुछ देर सोचने के पश्चात, ठीक है राजगुरु, अब मैं कृष्णमूर्ति से राजा नैन सिंह से युद्ध के विजय प्राप्त करने के बाद ही मिलूंगा। बस मुझे उस बात की चिंता है नैन सिंह की सेना किस दिशा में हमारे राज्य की ओर बढ़ी चली आ रही है। वह दक्षिण की ओर से बढ़ी चली आ रही है। राजगुरु से आशीर्वाद लेकर कपिल वर्मन उसी समय दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। कृष्णमूर्ति की समस्या ने निपटने के लिए भगवान ने मुझे स्वयं यह सुअवसर प्रदान कर दिया। कपिल वर्मन की अनुमति में मुझे कृष्णमूर्ति के पास चलना चाहिए। राजगुरु उसी समय राजकीय अतिथि गृह में कृष्णमूर्ति के पास पहुंचा। राजगुरु आप यहाँ? कृष्णमूर्ति, एक गंभीर विषय में तुमसे कुछ बातें करने आया हूँ। पधारिए राजगुरु। अब बताइए राजगुरु, आप मुझसे क्या कहने आए हैं? किसी लंबी चौड़ी भूमिका के बांधे बिना ही राजगुरु ने स्पष्ट शब्दों में उससे कहा, कृष्णमूर्ति, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी राह से हटाने के लिए तुम्हारा वध भी कर सकता हूँ या वर्षों के लिए तुम्हें कारागार में डाल सकता हूँ ताकि तुम सड़ कर अपना अनजान मौत मर जाओ। लेकिन ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हें सिर्फ एक वचन देना होगा। कैसा वचन राजगुरु? देखो, मैं जान गया हूँ कि तुम राजा कपिल वर्मन से विवाह करना चाहते हैं, अतः तुम्हें वचन देना होगा कि तुम्हें उससे विवाह नहीं करोगी और रणभूमि से वापस आने से पहले ही वैशाली वापस चली जाओगी। राजगुरु, यह क्या कह रहे हैं? कल रात जो खुशी मुझे मिली थी, आप उसे देखना नहीं चाहते? कृष्णमूर्ति, कुछ भी हो, यह वचन देना ही होगा। राजगुरु, यदि मैं ऐसा वचन न दूं तो मैं तुम्हें। राजगुरु ने व्यवस्था से उसकी ओर देखा और तत्काल ही अपने सिर पर पगड़ी उखाड़ कर कृष्णमूर्ति के चरणों में रखते हुए कहा, बेटी, मैं तुम्हारा अधिकार नहीं छीनना चाहता। चाहे तुम तो कपिल वर्मन की प्रेयसी ही नहीं, पत्नी भी बनकर रह सकती हो, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन इस विवाह में कुछ उलझने हैं, इस विषय में मैं तुम्हें बता नहीं सकता। एक पगड़ी की राज रख लो बेटी। मुझे वचन दो कि जैसा मैंने तुम्हें कहा है। और यह आपने क्या किया राजगुरु? कृष्णमूर्ति अपने चरणों में रखी राजगुरु की पगड़ी को देख हतप्रभ रह गई। उसने सिर झुकाकर पगड़ी उठाई। राजगुरु, आप अनुभवी व्यक्ति हैं, आपने इन बातों में अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण भेद छिपा हुआ है। मैं वचन देती हूँ कि आपकी पगड़ी की लाज रखूंगी और आज ही वैशाली वापस लौट जाऊंगी।
मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी बेटी। राजगुरु ने स्नेह से कृष्णमूर्ति को देखा। कृष्णमूर्ति ने उसी समय राजा कपिल वर्मन के नाम पत्र लिखा। पत्र में अतिथि गृह की दासी को दे उसी दिन रथ में बैठकर वैशाली की ओर चल दी। मुझे माफ करना राजा कपिल वर्मन, तुम्हारी अनुपस्थिति में मैं राज्य इस प्रकार चोरों की भांति छोड़कर जा रही हूँ। और रावनगर जाते जाते उसका मन बुरी तरह दुखी था। उधर रणभूमि में राजा कपिल वर्मन जयवर्धन से युद्ध लड़ रहा था। युद्ध में राजा कपिल वर्मन की जीत हुई। राजा नैन सिंह उसके हाथों मारा गया। अपनी जीत को देखकर कपिल वर्मन खुशी से फूला न समाया। अब मैं कृष्णमूर्ति से निर्विरोध विवाह कर सकता हूँ। विजय के उल्लास में झूमता हुआ वह सेना सहित रावनगर वापस लौटा। जब वह रावनगर पहुंचा तो सीधा राजकीय अतिथि गृह में पहुंचा। कृष्णमूर्ति तुम कहाँ हो? तभी एक रात दासी पत्थर लेकर उसके पास आई। महाराज नृत्य कृष्णमूर्ति आपकी अनुस्मृति में वैशाली लौट गई और आपके नाम यह पत्थर दे गई। कृष्णमूर्ति वैशाली चली गई और पत्थर खोलकर पढ़ने पर, महाराजा मुझे आपसे हृदय में स्थान दिया है, वही मेरे लिए पर्याप्त है। अज्ञात परिस्थिति से वैशाली जाना पड़ रहा है, मेरी दृष्टता के लिए क्षमा करनी। पत्थर पढ़कर कपिल वर्मन हस्तप्रस्त रह गया। कृष्णमूर्ति इस प्रकार रावनगर से क्यों चली गई? मुझे इसी वैशाली पहुंचकर कृष्णमूर्ति से मिलना चाहिए, जवाब लेना चाहिए, उसने ऐसा क्यों किया। कपिल वर्मन उसी समय बिना राजमहल गए रथ में बैठा और वैशाली राज्य की ओर जाने लगा। तब राजगुरु ने उसका रथ रुकवा कर कहा, राजन, राज्य में विजय उत्सव की खुशियां विभिन्न समारोह होने वाले हैं, ऐसे में आप कहाँ जा रही हैं? राजगुरु, मुझे इस समय मत रोको, मैं रावनगर की होने वाली महारानी को लेने वैशाली जा रहा हूँ। यह कह कपिल वर्मन रथ आगे बढ़ा दिया और राजगुरु भी वैसा रथ जाता देखता रहा। वैशाली में पहुंचकर कृष्णमूर्ति से मिलने ही कपिल वर्मन को यह पता लग जाएगा कि मेरे कहने पर कृष्णमूर्ति रावनगर छोड़कर चली गई। इधर वैशाली राजा जयवंत ने सेवक कृष्णमूर्ति के पास पहुंचा। कृष्णमूर्ति, तुम्हें महाराज जयवंत ने दरबार में नृत्य के लिए बुलाया है। ठीक है, तुम चलो, मैं तैयार होकर दरबार में आती हूँ। सेवक के जाने के पश्चात कृष्णमूर्ति ने विष की शीशी निकाली। मैं इस विष को खाकर जान दे दूंगी, राजा जयवंत के दरबार में नहीं नाचूंगी, किसी के सामने न नाचने की मैं राजा कपिल वर्मन को वचन दे चुकी हूँ। और कृष्णमूर्ति ने तत्काल ही विष की शीशी मुंह में लगा लिया और सारा विष पी गई। इधर वैशाली पहुंचकर लोगों ने कृष्णमूर्ति का घर का पता पूछते पूछते आखिर कपिल वर्मन उसके घर में जा के बाहर पहुंचा। तत्काल ही उसने भवन में प्रवेश किया। जब वह अंदर पहुंचा तो कृष्णमूर्ति आखिरी सांसें ले रही थी। कृष्णमूर्ति, यह तुम्हें क्या हो गया? और कपिल वर्मन ने दौड़कर उसके पास पहुंचा। तब कृष्णमूर्ति ने उसे देखते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, महाराज, आखिर आप मेरी तलाश में इधर आ ही गए। कृष्णमूर्ति, तुम रावनगर से क्यों चली आई? महाराज, मैं अपनी आखिरी सांस ले रही हूँ, मरते मरते आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। आपको रणभूमि भेजकर राजगुरु कीर्ति के मेरे पास आकर बोले। कृष्णमूर्ति ने अटकते हुए सारी बात बता दी। सारी बात जानकर क्रोध से भर उठा। राजगुरु ने ऐसा क्यों किया? उन्हें ऐसा करने का क्या अधिकार था? ओ महाराज, आप शायद इससे उसकी मजबूरी ही रही हो। खैर कृष्णमूर्ति, राजगुरु को तो मैं बाद में निपटूंगा, यह बताओ तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी यह दशा कैसी हुई? महाराज, मैंने विषपान किया है। विषपान क्यों? महाराज, मैंने आपके वचन दिया था कि मैं किसी के सामने नाचूंगी नहीं, इसी विषय में अब वचन की लाज रखते हुए मैंने विषपान किया। कहकर कृष्णमूर्ति ने राजा के आदेश के बारे में बताया। सारी बात जानकर कपिल वर्मन कतार स्वर में कहा, कृष्णमूर्ति, यह क्या किया? महाराज, मेरी आखिरी इच्छा है, मेरे मरने के बाद मेरी चिता को आप अग्नि दिए। कहकर कृष्णमूर्ति ने सांसें उखड़ने लगी। अगले ही पल हिचकी के साथ ही कृष्णमूर्ति के प्राण पखेरु उड़ गए। कृष्णमूर्ति
तब कृष्णमूर्ति की आखिरी इच्छा के मुताबिक कपिलवर्धन ने दुखी हृदय से उसकी चिता को अग्नि दिखाई। तत्पश्चात बुझे मन से रावनगर की ओर लौट गया। जब वह राजनगर में पहुंचा तो रात हो चुकी थी। मुझे अभी राजगुरु के पास जाकर कृष्णमूर्ति के बारे में बात करनी चाहिए। गुस्से में उसने कपिलवर्मन राजगुरु के महल की ओर चल दिया। सिर दी उसका रथ राजगुरु कीर्तिकी के महल के बाहर जाकर रुका। रथ उतरकर कपिलवर्मन ने राजगुरु के कक्ष में के बाहर पहुंचे। महाराज, यह कैसा दुर्भाग्य है। मैं राजकुल का भला करना चाहा, जब असफलता हाथ लगी। एक बार पहले मैंने इसकी सुरक्षा के लिए योजना प्रारंभ की थी, तब महारानी चारू ने मेरे द्वारा विषपान का शिकार होकर मर गई। अब कपिलवर्मन को भला करना चाहा, लेकिन चाहकर भी कपिलवर्मन ने वैशाली जाने से न रोक सका। वहां जाकर कपिलवर्मन ने आवेश में न जाने क्या कर बैठे। मुझे मार्ग दिखाइए महाराज, अब मैं क्या करूं। कक्ष से बाहर खड़ा कपिलवर्मन राजगुरु की यह बातें बुरी तरह चौंक उठा। हमारी माँ विषपान करके मरी, लेकिन हमें तो कुछ और बताया गया था। हमारी माँ राजगुरु ने विष दिया, लेकिन क्यों। कपिलवर्मन के आवेश में भरा उसी समय राजगुरु के कक्ष में प्रवेश किया। उस समय राजगुरु चौंके। राजन, आप। कपिलवर्मन ने आवेश नेत्रों में उसे देखा। हाँ राजन, हाँ राजगुरु, मैं इस समय आपके पास यह जानने आया हूँ कि आपने छल द्वारा कृष्णमूर्ति को यहाँ से वैशाली क्यों भेजा। क्षमा करिए महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर न दे सकूंगा। यह सुनकर कपिलवर्मन का रोम रोम सुलग उठा। वह चिल्लाते हुए राजगुरु से पुनः कहा, अच्छा यह बताइए राजगुरु, हमारी माँ चारू की मृत्यु कैसे हुई। आज अचानक यह प्रश्न क्यों उठा रहे हैं राजन। राजगुरु, बात को टालिए नहीं। जिस प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं उसका सही सही जवाब दीजिए। महारानी की मृत्यु प्रसव में हुई थी। मृत्यु बीच से नहीं हुई। तुम्हें किसने बताया। बताया नहीं, यह बताओ, यह सच है या झूठ। यह झूठ नहीं है, यानी यह सच है। हाँ। क्या मैं जान सकता हूँ उन्हें विष किसने दिया था। फिर तो आप अपना अपराध मैंने स्वीकार करते हैं राजगुरु। इसलिए मेरी पूरी बात तो सुनो राजन। बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता राजगुरु। कल आपको दरबार में उपस्थित होना होगा। आपको अपराधों का दंड दिया जाएगा। यह सुन राजगुरु पूरी तरह तिलमिला उठे। तुम मेरा न्याय करोगे, यह मत भूलो। रावनगर में राजकुल के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, तुम कटघरे में खड़े करोगे। यह जाने बगैर कि राजकुल की रक्षा और विस्तार के लिए मैंने यह सब कुछ किया था। अपराध अपराध होता है, चाहे दास करे या राजगुरु। ठीक है, मुझे भी नहीं चाहिए यह राजगुरु का पद। संभालो अपना पद। आवेश में कांपते हुए राजगुरु ने अपना उत्तरीय कपिलवर्मन के सामने फेंक दिया। यह देखकर, राजगुरु तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इसी समय महल में नजरबंद हो। सुबह भरे दरबार में तुम्हें दंड मिल दिया जाएगा। यह कहकर कपिलवर्मन तेजी से कक्ष से बाहर निकल गया। सैनिक राजगुरु को महल की निगरानी करने के लिए आदेश देकर वह राजमहल में चला गया। राजमहल में जाकर वह अपने कक्ष में शयन कक्ष में लेटा तो मन बुरी तरह परेशान था। राजगुरु जैसे लोग विश्वासघाती होंगे, मुझे इस बात को सपन में भी कल्पना नहीं कर सकता था। वह इन्हीं विचारों में डूबा था कि तभी वो यह तीव्र प्रकाश कैसा। और कुछ पल बाद तीव्र प्रकाश छटा। कुलदेवता, हाँ कपिलवर्मन, मैं। तुम राह भटक रहे हो, तुम्हें राह दिखाने आना पड़ा। कुलदेवता, राह भटक रहा हूँ, लेकिन कैसे। कपिलवर्मन, तुम्हें राजगुरु कृतिक से मिथ्या आरोप नहीं लगाना, वे बेगुनाह हैं। कुलदेवता, राजगुरु ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था, उन्होंने मेरी माता को बेच दिया था। नहीं कपिलवर्मन, नहीं। यह सच सूरज की तरह होता है और तुम सच नहीं सुन सकोगे, इसलिए तुम्हें सच बताया ही नहीं गया। तो क्या राजगुरु ने जो कहा झूठ था।
हाँ कपिल वर्मन, सच यह है कि तुम्हारी माता का देहांत विष से नहीं, लेकिन विष तुम्हारी माता ने, अब तो तुम्हारे पिता ने दिया था। यह कैसी अनबुझ पहेली है कुल देवता, विष पिता ने दिया और मर माता गई। हाँ, आ गए ना चक्कर में कपिल वर्मन। सुनो, राजगुरु के खेल निराले होते हैं आए हैं। उसका हर कदम कूटनीति व सुरक्षा से भरा होता है। दरअसल वे प्रतिदिन तुम्हारे पिता के भोजन को थोड़ा सा विष मिला कर देते थे। भोजन में विष? हाँ कपिल वर्मन, नागलोक के राजा नागराज नागेश तुम्हारे पिता के प्राणों के पीछे पड़े हुए थे। इसलिए राजगुरु तुम्हारे पिता को रोज भोजन में विष दिया करते थे। नागलोक के राजा सर्पेश मेरे पिता के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन क्यों? कपिल वर्मन, तुम्हारी माँ चारू नागलोक के राजा नागेश की इकलौती पुत्री थी। एक बार राजकुमारी चारू नारी के वेश में नागलोक से पृथ्वी पर भ्रमण करने आई, तो पृथ्वी पर तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे पिता जयवर्धन से होगी। राजा जयवर्धन तुम्हारी माँ दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। तब दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। राजा जयवर्धन राजकुमारी चारू नगर ले आए। नागलोक के राजा यह जान कर क्रोध से पुकार उठा। वह राजकुमारी चारू को वापस नागलोक बुलाया चाहता था। इसके लिए उसने नागलोक की 20 कन्याओं को राजा जयवर्धन के पास भेजा और मौत के घाट उतारने की योजना बनाने लगा। 20 कन्याएं के स्पर्श करते ही राजा जयवर्धन मर जाते। पर इधर राजगुरु कृतिज्ञ ने कम चालाक नहीं थे। वे आने वाले खतरे को भाप गए। सो वो राजा जयवर्धन को बताकर उन्हें प्रतिदिन भोजन में विष देने लगे। विष के ऊपर विष कन्याओं का जहर काम नहीं करता। विपत्ति विष कन्याएं राजा जयवर्धन के समीप आकर स्वयं मर जाने वाली थी। तुम इस समय रानी की माँ की पेट में थे। महारानी चारू को यह बताया गया कि महाराज प्रतिदिन खाने में विष दिया जाता है, लेकिन उन्हें इस बात से अवगत नहीं किया गया। रानी रहस्य हर किसी को नहीं बताने जाते। राजनीति के रहस्य हर किसी को नहीं बताए जाते कपिल वर्मन। महारानी को भी नहीं? हाँ, रानी को भी नहीं। एक दिन अनजाने में तुम्हारी माता तुम्हारे पिता की थाली से भोजन का एक और खा बैठी और राजगुरु इन राज नृत्य के दावे माता पर चढ़ गई। कपिल वर्मन का विष भरा कोर खाते ही तुम्हारी माँ की दशा बिगड़ गई। तुम्हारे पिता ने तुरंत राजवैद्य को बुलाकर तुम्हारी माता को बचाने का प्रयास किया, लेकिन बच न सकी। तब तुम्हारी माता का पेट चीर कर तुम्हें बचा लिया। ओह, यह बात है। कपिल वर्मन, अपने राजगुरु पर जो आरोप लगाया है वह निराधार है। तुम्हारी माता की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं था। अगर उसने किसी उद्देश्य के तहत यह हत्या की होती तो तुम पर आरोप लगा सकते थे। कुलदेवता, निश्चित ही राजगुरु निर्दोष हैं, लेकिन उन्हें कृष्णमूर्ति को रावनगर से वैशाली क्यों भेजा? वह तो दोषी हैं। जीवित रह सकोगे? राजगुरु की ने अवश्य जानी मन में दुखी रहते थे। कृष्णमूर्ति को कुछ माह की साधवा नहीं बनना चाहता। 6 माह पश्चात तो मर जाता। पिछले विवाह के कृष्णमूर्ति को तड़प के लिए छोड़ जाता। यह सोचकर राजगुरु कृष्णमूर्ति को तुम्हारे रास्ते से हटाना ही उचित समझा। और उन्हें क्या पता था कृष्णमूर्ति इस प्रकार आत्महत्या कर लेगी। वो राजगुरु कृष्णमूर्ति को लिए निवेशाली भेजा था। कपिल वर्मन, अब मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो। 5 दिन पश्चात 6 माह का समय पूरा होने वाला है। 6ठे दिन तुम मर जाओगे। इसलिए 5वें दिन यदि तुम नागलोक चले जाओ और जीवित पा सकते हो। वह कैसे कुलगुरु? कपिल वर्मन, ज्योतिषी की भविष्यवाणी के अनुसार पृथ्वी पर तुम 6 माह तक जीवित रह सकते हो। 6 माह पूरे होने पर यदि तुम जीवित अवस्था में नागलोक पहुंच जाओगे, वहां पर तुम्हारे ऊपर ज्योतिष की भविष्यवाणी लागू नहीं होगी। ज्योतिष ने तुम्हारी मृत्यु नागलोक में नहीं अपितु पृथ्वीलोक पर होनी बताई थी,
क्योंकि नागलोक में सर्पेश भला मुझे नागलोक में प्रवेश करने देंगे, हमसे वैसे ही रुष्ट होंगे। तुम्हारा यह सोचना गलत है। कपिल वर्मन। जब राजा नागराज ने अपनी पुत्री चारू की मृत्यु का समाचार मिला तो उसका हृदय दुखी मन हृदय उनका हृदय दुख से भर उठा। उन्होंने राजा जयवर्धन से विश्वकर्मा द्वारा मारने का विचार छोड़ दिया। अब नागराज बूढ़े हो चुके हैं, नागलोक का सिंहासन संभालने के लिए वह असक्त हैं। तुम्हें सामने पाकर वह अपने सारे गिले शिकवे भूल जाएंगे। कपिल वर्मन। मेरी और 5 दिन बीते और तुम नागलोक चले जाओ। नागलोक की राजगद्दी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन कुलगुरु, नागलोक जाऊंगा कैसे? वहां जाने नागराज कैसे उसका नाती हूँ। कपिल वर्मन। राजगुरु के पास तुम्हारी माँ की एक मणि है, उस मणि को मुंह में रखकर तुम राजमहल के सरोवर में कूद जाओ, तुम जीवित नागलोक पहुंच जाओगे। उस मणि को देखते ही नागराज तुम्हारे बारे में जान जाएगा। ठीक है कुलदेवता, मैं ऐसा ही करूंगा। अपने छोटे भाई अक्षय वर्मन को किसके सहारे छोड़कर जाऊंगा? उसे संभालना पद्मा काफी है। रानी पद्मा। लेकिन रानी पद्मा कहाँ है? वह तो न जाने कहाँ लापता हो गई। वह कहीं लापता नहीं होती, इसी महल में है। महल में? लेकिन कहाँ? अपने शयन कक्ष के नीचे मीठी नींद सोई पड़ी है। लेकिन वे अचानक कहाँ चली गई थी? हमें उसकी बहुत खोजा करवाई थी। मैंने तुमने कहा ना लापता नहीं हुई थी। जिस दिन लापता हुई उसी दिन उसने शयन कक्ष में गहरी नींद सोई पड़ी है। अच्छा, लेकिन यह चमत्कार कैसे हुआ? किसी को दिखाई क्यों नहीं दी? यह सब मेरे प्रभाव के कारण हुआ कपिल वर्मन। लेकिन यह आपने क्यों किया? क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ रानी पद्मा तुम्हें मारकर तुम्हारे स्थान पर राजकुमार अक्षय वर्मन को रावनगर का सिंहासन पर बैठाना चाहती थी। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए मैंने अदृश्य करके उसे गहरी नींद सुना दिया। ओ कुलदेवता, आप इतना रहस्य खोलने जा रहे हैं। कपिल वर्मन। जाओ, इसी समय जाकर रानी पद्मा को अपने शयन कक्ष में गहरी नींद सोई हुई मिलेगी। कुलदेवता, मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझ पर बड़ा अपराध करने से बचा लिया। कपिल वर्मन ने उसी समय रानी पद्मा के शयन कक्ष में पहुंचा। यह तो सचमुच ही शयन कक्ष में गहरी नींद सोई पड़ी है। कपिल वर्मन ने कुलदेवता को प्रणाम किया और आशीर्वाद दे कुलदेवता अदृश्य हो गए। उसी दिन मुंह अंधेरे कपिल वर्मन राजगुरु के पास गया, उसके चरणों में गिर पड़ा। राजगुरु, आपका अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दे। मैंने आप जैसे देव पुरुष पर शक किया, मुझे क्षमा कर दे। उठो राजन, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं। मुझे खुशी है तुम सही गलत का पता लग गया। राजगुरु, मैंने कुलदेवता ने सब कुछ बता दिया। उन्हीं के निर्देशानुसार मैं शीघ्र नागलोक जाना चाहता हूँ। मेरे बाद आप अक्षय वर्मन को रावनगर का राजा बनाकर उसकी उचित देखभाल करनी है और राजा अक्षय वर्मन वयस्क न हो जाए तब तक राजकाज संभालना होगा। राजन, राजकुल की रक्षा करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए राजगुरु, इसी समय चलकर रानी माँ को इस विषय में बात करते हैं। जब दोनों रानी पद्मा के शयन कक्ष में पहुंचे तो रानी पद्मा गहरी नींद सोई हुई थी। कपिल वर्मन ने जगाने की चेष्टा की। रानी माँ उठिए, सवेरा हो गया है। रानी पद्मा ने तुरंत आंखें खोली। कपिल वर्मन को सामने देखकर बुरी तरह चौंक उठी। तुम जीवित हो? रानी माँ, मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? मैं तो स्वयं ही राजनगर छोड़कर नागलोक जा रहा हूँ। अब रावनगर पर अक्षय वर्धन का अधिकार रहेगा। तुम नागलोक जा रहे हो? तब राजगुरु ने रानी पद्मा को कपिल वर्मन को नागलोक जाने का कारण बताया। सारी बात जानकर पद्मा गलीन से भर उठी। बेटा कपिल वर्मन, मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी, तुम्हें मारकर अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी। फिर राजगुरु ने मणि ले कपिल वर्मन महल के सरोवर में छलांग लगा दी। वह सरोवर के पानी में तैरता हुआ नागलोक की ओर बढ़ गया। सिर दी नागलोक जा पहुंचा। कौन हो तुम? मैं नागराज कपिल वर्मन
मैं पृथ्वीलोक में मिलने उनके पास आया हूँ। तुम तुरंत ही राजा के सामने पकड़ कर ले गई। राजा मनुष्य को अपनी नाती बता रहा है। क्या कहा? हाँ राजन, मैं आपकी बेटी स्वर्गीय चारू का पुत्र कपिल वर्मन हूँ। ओह, मेरी बेटी का पुत्र हो? हाँ, नागराज, मैंने सुना है कि आप मेरे पिता राजा कपिल वर्मन से रुष्टे। कभी था बेटा, लेकिन अब नहीं हूँ। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बेटा आओ, मेरे सीने से लग जाओ। कपिल वर्मन ने आगे बढ़कर नागराज के सीने से लग गया। बेटा, तुम मुझे छोड़कर फिर पृथ्वी पर चले जाओगे? नहीं नाना जी, अब मैं यहाँ आपकी सेवा करूँगा। कपिल वर्मन यह कहकर अपनी झोली खुशियों से भर दी। मेरी झोली, आज हमें लग रहा है कि नागलोक पर हमारा कोई सगा संबंधी है। वह क्या? नागराज पुनः कीर्तिवर्मन को सीने से लगा लिया। कपिल वर्मन नागलोक में ही रहने लगे और नागलोक में ही नागराज की मृत्यु के बाद नागलोक का राजा बन गया। समाप्त दोस्तों।